हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बच्चों लास्ट टाइम हम लोग सॉल्यूशन का बेसिक बात हम लोग पढ़ चुके थे। नहीं, होमोजीनियस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सब हम लोग देख चुके थे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख चुके थे। नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट देख चुके थे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोनेंट देख चुके थे, और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट भी हम लोग देख चुके थे। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर बच्चों तीन टाइप का सॉल्यूशन था, याद है तुमको? एक था सॉलिड सॉल्यूशन, एक था लिक्विड सॉल्यूशन, और एक था गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन भी तीन टाइप का होता है, याद है ना तुमको? सॉलिड सॉल्यूशन जैसे बोले सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉलिड। गैसियस सॉल्यूशन जैसे बोले बच्चों सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गैस। और लिक्विड सॉल्यूशन जैसे बोले सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए। ये सब हम लोग देख चुके थे। तो बच्चों आज के सेशन में, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहला बात, सर हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो बच्चों ये एक बात ये है कि कंसंट्रेशन टर्म क्यों पढ़ते हैं। याद करो, कभी कभी हम लोग बचपन में जब हम लोग स्कूल से घर आते थे तो मम्मी लोग हम लोग को ग्लूकोज बना के देती थी, याद है तुमको? या रसना बना के देती थी, या टैंक बना के देती थी। क्यों? ताकि तुमको थोड़ा सा एनर्जी अच्छा लगे, एनर्जी फील हो तुमको। लो एनर्जी से आओगे घर में, मम्मी थोड़ा सा चाहिए रसना, मम्मी ग्लूकोज बना के देगी। तो कभी कभी तुम ये भी बोलते थे कि मम्मी लगता है आप चीनी देना भूल गई हो, या मम्मी कैसा रसना बनाई हो, चीनी का कुछ पता ही नहीं है ना? तो यार इसका क्या मतलब है? तो तुम मम्मी लोग क्या करती थी, अच्छा बताओ कितना सा चीनी दे दें, कितना सा चीनी दे दे, कितना सा सॉल्यूट दे, है ना? या कभी कभी ये भी बोलते थे मम्मी एकदम चीनी नहीं है, बहुत ज्यादा चीनी है। तो मतलब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म क्यों पढ़ते हैं? सॉल्यूशन के अंदर, शरबत के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, चीनी का कितना अमाउंट है, पानी का कितना अमाउंट है, ये जानने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। मतलब एक सॉल्यूशन बनाए, उस सॉल्यूशन में चीनी का अमाउंट कितना है ना, वाटर का अमाउंट कितना है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, ये जानने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। तो लिखोगे टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बात समझ में आ रहा सबको भाई? टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब कल बता चुके थे, जिसका अमाउंट कम हो वो मेरा सॉल्यूट होगा, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो मेरा सॉल्वेंट होगा। टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन, किसी भी गिवन सॉल्यूशन के अंदर, ये जानने के लिए बच्चों हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना होता है। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है, ये जानने के लिए हमको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना होता है। चलो, अब कंसंट्रेशन टर्म बच्चों दो टाइप का होता है। एक कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जिसमें वॉल्यूम आएगा, और एक कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, जिसमें वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। अब तुम खुद बताओ कि सर इसका मतलब वॉल्यूम जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में आ गया वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या बोले, समझ में आया? जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम आ जाता है वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होगा। और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं आया तो वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर हम एक गिलास पानी ले लेते हैं, ठीक है, और अगर हम एक गिलास पानी को अभी रख देते हैं, हम 2 दिन के बाद आएंगे, क्या पानी का वॉल्यूम उतना ही रहेगा? नहीं सर, पानी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, एवेपोरेशन होगा। ठीक है, अगर हम जैसे मान के चलो ये चौक है, सॉलिड है भाई, अगर हम 2 दिन के बाद आएंगे, क्या ये चौक का साइज कम हो जाएगा? नहीं यार। इसका मतलब सर मास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसीलिए वॉल्यूम जो होगा वो मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होगा। तो इसका मतलब सर जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम आ जाता है ना तो वो कंसंट्रेशन टर्म सर टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं आता है सर वो मेरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। कितना आसान है यार, बात सबको समझ में आ रहा है? बोलो भाई, क्लियर है बात? चलो, तो कंसंट्रेशन टर्म क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमको यह पता चले कि मम्मी शरबत में कितना चीनी मिलाई है कि नहीं।
चलो भाई, अब कंसंट्रेशन टर्म एक तो हो गया तुम्हारा क्या भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया बताओ? अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करे, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले में वॉल्यूम टर्म आना चाहिए, क्योंकि सर वॉल्यूम मेरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं? चलो, इसमें पहला आएगा, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाए, सिंपल सा याद रखने का तरीका है, वो मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन होगा। एक क्वेश्चन आईआईटी में आया भी, हम करवाएंगे क्लास में, ठीक है। चलो एग्जाम्पल तुम बताओ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है ना, इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम बोले या वेट बाय वॉल्यूम बोले, बात एक ही है, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा इसमें कौन आएगा बताओ भाई हमको? इसमें दूसरा आएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, एक एक चीज समझना है। तीसरा मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? और इसका यूनिट क्या होता है भाई? मोल पर लीटर, जानते हो तुम लोग। फिर है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? इसका यूनिट क्या होगा? नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम देख रहे हो ना, इस कंसंट्रेशन टर्म में भी क्या आ रहा है? वॉल्यूम। यहां भी क्या आ रहा है? वॉल्यूम। और मोलैरिटी में भी क्या आता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। यहां भी वॉल्यूम आया, इसका मतलब सर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब इसका तुमको मतलब भी समझाएंगे कि सर इस कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या है। पहले हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि मेरा कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है और कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये सारा जो तुम टर्म देखे है ना, ये चारों टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर वॉल्यूम आ रहा है। बात समझ में आ रहा है भाई? चलो, अब अगला है वैसा कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इसमें मास होगा, क्योंकि मास मेरा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, यहां पर वॉल्यूम नहीं होगा, है कि नहीं? चलो, वॉल्यूम नहीं होगा, मास होना चाहिए, ठीक। फिर हम लोग एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ, जो प्रीवियस ईयर में आया है। तो दूसरा बच्चों ये लिखना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन आना चाहिए? इसमें वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आएगा, मास वाला टर्म आएगा, याद रखना। इसमें वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आएगा, मास वाला टर्म आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो भाई इसका, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट देख लिए तो। दूसरा इसमें आता है मोलैलिटी, मोलैलिटी जिसको कि हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, याद आ रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। केजी आया है, वॉल्यूम नहीं आया है। बात समझ रहे हो ना? मोलैरिटी में वॉल्यूम आएगा, लेकिन मोलैलिटी में मास आता है। मास ऑफ सॉल्वेंट का बात करते हैं, वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात करते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, घबराओ मत, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन जरा सा नहीं लेना। फिर आता है इसमें एक मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन। फिर एक आता है तुम्हारा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। बताओ भाई, अभी तक में किसी को कोई डाउट है? एकदम समझ में आ रहा है?
बढ़िया से नोट कर रहे हो तुम लोग, बढ़िया से नोट्स बना रहे हो, सब कुछ करो, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ एकदम नोट्स भी बनाते जाओ, ठीक है। चलो, बहुत यूज होगा तुम्हारे लिए। चलो भाई, अब सर इतना तो हम लोग समझ में आ गया, एक कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और दूसरा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला लिखना परसेंटेज मास बाय मास या परसेंटेज वेट बाय वेट। पहला कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज, मास बोले या वेट बोले एक ही बात है यहां पर, वेट बाय वेट। अब देखो इसको कैसे हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग कैसे समझते हैं, यहां देखना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें 20%, ठीक है, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। अब NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, कितना है भाई 20% मास बाय मास या 20% वेट बाय वेट का तुमको मतलब समझा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है सर, देखोगे बाय के बाद वाला सॉल्यूशन के लिए होता है, देख रहे हो ना, ये बाय के बाद वाला, ये जो टर्म है ना यहां पर बाय के बाद वाला, ये हम लोग बेसिकली लिखते हैं किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं। और इसके पहले सॉल्यूशन के लिए, और इसके पहले जो टर्म होता है ये हम लोग सॉल्यूट के लिए लिखते हैं। बाय के बाद वाला सॉल्यूशन के लिए और बाय के पहले वाला सॉल्यूट के लिए लिखते हैं। चाहे कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो, चाहे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, वेट बाय वेट हो, वेट बाय वॉल्यूम हो, बाय के बाद वाला सॉल्यूशन के लिए और बाय के पहले वाला सॉल्यूट के लिए। इतना तुमको समझ में आ गया? चलो भाई ठीक है। अब जरा देखो कैसे इसको समझते हैं हम लोग। परसेंटेज है भाई, तो इसका मतलब 100 लिखेंगे, आराम से समझना। सर बाय के बाद वाला आप सॉल्यूशन के लिए बोले हैं, और यहां पर वेट है तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 100 ग्राम, नॉट केजी, ग्राम में लिखते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 लिख दिए। वेट था तो हम क्या लिखेंगे, ग्राम। 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसका मतलब यही होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सर 80 ग्राम सॉल्वेंट होगा भाई, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जोड़ोगे तो तुमको सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन का अगर 100 ग्राम है और सॉल्यूट का अगर 20 ग्राम है, तो बच्चों सॉल्वेंट का कितना ग्राम होगा, 80 ग्राम, माइनस कर दिए तुम, है ना। चलो, तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर एक फॉर्मूला भी इसका बनता है। क्या होता है जरा बताओ, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, अभी हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे एक बार में, डिवाइड बाय मास या वेट, एक ही बात है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। बात समझ में आया? अब तुम देखो 20 ग्राम वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अगर 20 ग्राम, 20% कहने का मतलब 20 ग्राम NaCl सॉल्यूट होगा। यहां पर NaCl क्या है, सॉल्यूट है। NaCl यहां पर क्या होगा, सॉल्यूट। तो इसका मतलब मास ऑफ NaCl कितना हो गया, 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। नहीं, यहां पर इसका मतलब समझ में आया तुमको? इसका मतलब सर ये है मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम है, और सॉल्यूट कौन है यार, यहां पर NaCl है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना होगा सर, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 20, 80 ग्राम, ये होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आया? अब तुम हमको जरा बताओगे कि यार यहां पर सर यहां भी मास है, यहां भी मास है, वॉल्यूम कहीं नहीं है। तो जब वॉल्यूम नहीं है तो क्या ये टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन हुआ या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? सर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो ये कैसा हो गया यार,
ये मेरा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है सर, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आया है। तो ये मेरा हो गया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो तुमको इस वाले कंसंट्रेशन टर्म का मतलब समझ में आया? परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब समझ में आया? हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, बस पहले हम क्या कर रहे हैं, जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है पहले तुम उसको समझ लो। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे ना, इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो जल्दी से नोट करो, उसका स्क्रीनशॉट फटाफट लो। 1 2 3 ले लिए। चलो अब अगला टर्म है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगला टर्म है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हम लास्ट हम क्या बताएं अभी जस्ट पहले कि सर बाय के बाद वाला जो है ना सर, ये जो सर ये सॉल्यूशन के लिए आप लिखते हो, और सर बाय के पहले वाला सर आप सॉल्यूट के लिए लिखते हो। ठीक, तो यार एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक एग्जांपल है, वही 20%, ठीक है 20% H2SO4, ठीक है 20% H2SO4 सॉल्यूशन। 20% H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 20% H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पहले तुमको समझाते हैं हम। सर यहां पर परसेंटेज है तो आप सीधा 100 लिखिए, 100। बाय के बाद वाला सॉल्यूशन है तो 100 ml लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम के लिए ml और वेट के लिए ग्राम। तो सर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है 20। अब देखो यहां पर क्या वेट है, देखो अच्छे से यहां पर वेट है, तो वेट के लिए क्या लिखोगे? ग्राम। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब ये मत बोल देना कि सर 100 में से 20 को माइनस कर दीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अरे बाबा ये यूनिट देखो, ये ml है, ये मेरा ग्राम है, कभी माइनस प्लस होगा? सेम यूनिट थोड़े ना यार, अलग अलग यूनिट है, तो कभी माइनस प्लस करोगे क्या? नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका तुम बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पहले हम लोग सॉल्यूट लिखते हैं, नीचे में सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना। सॉल्यूट के लिए क्या लिखते हो? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम है, तो क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में होगा, सॉल्यूट का मास ग्राम में होगा, इनटू में 100। ये इसका फॉर्मूला गया। बात समझ में आया? जैसे एग्जांपल ये था ना, देखो 20% H2SO4 सॉल्यूशन, कहने का मतलब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि सर 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। 20 ग्राम H2, सर ग्राम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेट है। ग्राम क्यों बोल रहे हैं यार? क्योंकि सर वेट है तो वेट का यूनिट ग्राम लेंगे ना। प्रेजेंट 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन, इसका मतलब देखो क्या होता है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन क्यों? अरे बाय के बाद वाला सॉल्यूशन के लिए। सर ml क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है। बात समझ में आ रहा है? बात क्लियर है ना भाई? मतलब अगर 100 ml सॉल्यूशन बनाए हो ना, तो उसके अंदर 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट। इसका मतलब यही है यार, मतलब समझोगे, क्योंकि ये सारा कंसंट्रेशन टर्म आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो उसमें बहुत यूज होने वाला है। तो ये बेसिक बात पता रहना चाहिए, ताकि तुमको आगे वाला जो टॉपिक है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर बच्चे को प्रॉब्लम क्या होता है कि कंसंट्रेशन टर्म हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो तुमको पहले समझना होगा कि कंसंट्रेशन टर्म क्या है। बात क्लियर है? चलो भाई फटाफट इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। ले ली इसका स्क्रीनशॉट, हट जाते हैं हम। लो भाई 1 2 3 हो गया। चलो अब तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है, बताओ तुम लोग। अच्छा ये जो कंसंट्रेशन टर्म था, ये जो कंसंट्रेशन टर्म अभी हम लिखे थे, यहां पर वॉल्यूम आ रहा था कि नहीं आ रहा था?
तो अगर वॉल्यूम आ रहा है तो ये मेरा कैसा होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। लिख लेना, ये जो कंसंट्रेशन टर्म था नीचे में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में आ गया वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। इस बात का तुमको यहां ध्यान रखना है। बताओ अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो अगला, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेम बात सर, बाय के बाद वाला ये होता है सॉल्यूशन के लिए, और सर बाय के पहले वाला आप बताए हो सॉल्यूट के लिए बताए हो सर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है। जैसे 20%, ठीक है, 20% सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन, या 20% सुक्रोज सॉल्यूशन, या 20% वॉल्यूम में वॉल्यूम सुक्रोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 20% सुक्रोज सॉल्यूशन कहने का मतलब, अब इसका मतलब क्या है जरा देखोगे, 20% है, परसेंटेज है, तो भैया पहले 100 लिखते हैं हम लोग समझ रहे कैसे, क्या मतलब इसका। 100 पहले किसके लिए लिखते हैं, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम है, देखो यहां पर क्या, ये वाला वॉल्यूम है, तो 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में बच्चों 20 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूशन अगर हम बनाए हैं 100 ml का, उसमें से 20 ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर हम लोग सर यहां पर सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाए हैं, है ना, पानी और सुक्रोज चीनी को मिला के एक हम सॉल्यूशन बनाए हैं, शुगर को मिला के एक सॉल्यूशन बनाए हैं, तो उसमें 20 ml क्या मिलाएंगे, सुक्रोज मिलाएंगे। ठीक है, याद रखना ये बात समझ में आया, हाँ या ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यार, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ भाई हमको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में हमेशा सॉल्यूट लिखते हैं, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाएंगे तुमको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, इनटू 100। अब हमको एक बात बताओगे, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तुम खुद बताओ। सर यहां पर वॉल्यूम आ रहा है, अरे एक भी अगर वॉल्यूम वाला टर्म आ गया ना तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब सर ये जो कंसंट्रेशन टर्म था ये मेरा कैसा होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन ही है। बात समझ में आ रहा है। तो अभी जितना भी कंसंट्रेशन टर्म हम बताएं, क्या ये बात सबको समझ में आया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक हो गया। अब जरा देखोगे, ठीक, अभी न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम पूरा न्यूमेरिकल लेंगे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक है, अब एक टर्म आता है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी। ये तीनों टर्म अभी हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग लेते हैं यहां पर मोलैरिटी क्या होता है, इसका बहुत यूज आता है यार मोलैरिटी का। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। होता है क्या है बताओ भाई, होता यह है कि सर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है। हम 1 लीटर सॉल्यूशन बना लेते हैं, जैसे मान के चलो कि अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन बनाएं, अब जैसे मान लेते हैं हम यहां पर यार शुगर भी है, सॉल्यूशन का मतलब 2 कंपोनेंट होगा कम से कम, शुगर प्लस वाटर, ये दोनों मिला के हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिए। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाए हम, है ना, मतलब इसमें शुगर भी है और वाटर भी है, दोनों मिला के हम 1 लीटर सॉल्यूशन बनाए। तो भैया इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हम लोग शुगर जो मिलाए हैं, शुगर का कितना मोल प्रेजेंट है, ये जो मेरा शुगर है ना सॉल्यूट, इसका कितना मोल प्रेजेंट है। अरे कुछ तो कुछ मोल होगा ना भाई चीनी का, तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर चीनी का, शुगर का कितना मोल मिला हुआ है, कितना मोल डिसॉल्व है, उसी को बोलेंगे हम लोग मोलैरिटी। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, अब हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो उसके अंदर सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है,
अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का 5 मोल तो इसका मोलैरिटी 5 होगा। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का 10 मोल प्रेजेंट है तो इसका मोलैरिटी 10 होगा। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का 10 मोल प्रेजेंट है तो उसका मोलैरिटी 10 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ जरा हमको। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना 1 लीटर सॉल्यूशन में, किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन को अंडरलाइन करो, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है बच्चों, उसको हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं। तुमको समझा दी यहां पर एग्जांपल से, क्लियर हो गया? ठीक। अब इसका यूनिट तुम देखो, मोलैरिटी को क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल, है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट लीटर में। ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इसका यूनिट क्या होना चाहिए भाई? देखो जरा हमको, मोल का यूनिट तो मोल ही होता है सर, और लीटर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट लीटर, एल। तो क्या लिखेंगे? मोल लीटर इनवर्स। अब हमको एक बात बताओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या मोलैरिटी पर कुछ फर्क पड़ता है? सोचो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या मोलैरिटी पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि सर देखिए फिर से यहां पर वॉल्यूम वाला टर्म आ गया। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है तो इसका मतलब वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है। तो इसका मतलब सर लिख सकते हैं इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन, याद रखना। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना भाई? बात समझ में आ रहा है? जल्दी से बोलो हाँ सर समझ में आ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हैं क्लियर है कि नहीं, बताओ हमको। चलो, अब इसी से मिलता जुलता एक टर्म आता है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैरिटी अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म है। अब मोलैरिटी क्या होता है जरा देखना, मोलैरिटी देखना क्या होता है। मोलैरिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मोलैरिटी क्या बताता है? 1 kg सॉल्वेंट में, अब देखो यहां पर हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट और kg। इसके पहले क्या यूज किए थे? सॉल्यूशन और लीटर, है कि नहीं? वहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है। और यहां पर क्या बात करने वाले हैं बताओ हमको बच्चों? यहां पर बात करने वाले हैं 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg पानी में, 1 kg अल्कोहल में, 1 kg CCl4 में, 1 kg बेंजीन में, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, इसको हम लोग मोलैरिटी बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को अंडरलाइन करो क्योंकि यहां पर हम लोग सॉल्वेंट का बात कर रहे हैं, यहां पर मास का बात कर रहे हैं, वहां पर वॉल्यूम का बात कर रहे थे, वहां पर लीटर का बात कर रहे थे, वहां पर सॉल्यूशन का बात कर रहे थे। दोनों में डिफरेंस है। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो इसका क्या मतलब है एक बार समझ जाते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, हम बना रहे हैं, यहां पर 1 kg वाटर है। 1 kg क्या है बताओ भाई? हम लोग 1 kg पानी लिए और इसमें कुछ शुगर भी है। कितना है हमको पता नहीं है, कुछ ना कुछ हम इसमें शुगर मिलाए हो, कुछ ना कुछ सर हम इसमें शुगर को मिलाएं। तो तुम बताओ कि 1 kg, देखो ना वाटर मेरा क्या है पर, वाटर मेरा यहां पर सॉल्वेंट है, ये मेरा सॉल्वेंट है। तो 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है?
इसी को बोलते हैं मोलैलिटी। इसका मतलब सर अगर 1 kg पानी में सॉल्यूट का 2 मोल प्रेजेंट है तो मोलैलिटी 2 हो जाएगा। अगर 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 10 मोल प्रेजेंट है तो मोलैलिटी 10 हो जाएगा, है ना। जैसे सर अगर कहीं पर लिखा रहता है क्वेश्चंस में, देखो क्या क्या लिखा रहेगा, 0.5 मोलल सॉल्यूशन, ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है, या 0.5 मोल लिखा रहता है, मोलल लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ सर कि 0.5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 0.5 मोलर सॉल्यूशन कहने का 0.5 मोल सॉल्यूट का 0.5 मोल प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। इसका मतलब ये होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और समझते हैं इसको जरा। देखो यहां पर, अब जरा यहां पर और समझो। जैसे कहीं पर लिखा रहता है कि 0.5 m, इसका मतलब क्या है? कैपिटल M का मतलब बच्चों होता है मोलैरिटी। तो इसका मतलब ये हुआ सर 0.5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर 1 लीटर सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। देखो यहां पर ये वाला चीज क्या है? ये है मोलैरिटी। इसका मतलब समझो पहले बात को। और अगर लिखा रहता है 0.5 स्मॉल m, इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तुम देख रहे हो अलग अलग बातें। यहां पर सॉल्वेंट का बात कर रहे हैं और यहां पर सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। यहां पर लीटर का बात कर रहे हैं, यहां पर मास का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको बताओ भाई, मोलैलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट का, डिवाइड बाय मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अगर हम यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा? मोल का यूनिट तो मोल ही हो गया, और मास का यूनिट क्या हो गया? kg। तो इसका यूनिट होगा मोल पर kg। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको यह बताओ, क्या यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? क्या यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? क्या यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सर यहां मोल है, यहां kg है, वॉल्यूम यहां पर कहीं भी नहीं आ रहा है। तो जहां पर वॉल्यूम नहीं आएगा तो वो कंसंट्रेशन टर्म कैसा होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये कैसा हो गया? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि मास है ना। अगर वॉल्यूम होता तो करता। बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो चलो भाई, आज के लिए इतना सा रखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट सेशन में एक चीज बचा, इसमें क्या? मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, है ना। इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया सीबीएसई और आईएससी में, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा रखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसके साथ? मोल फ्रैक्शन के साथ, और नॉर्मेलिटी के साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो चलो आज के लिए इतना सा, बाय।